हेलो एवरीवन। चलो आज मैं आप लोगों को क्लोज टेस्ट कराऊंगी। और क्लोज टेस्ट में सबसे पहले जानते हो इन लोगों ने लगातार बना दिया है। मैं चाहती हूँ पहले आपको छोटे वाले क्लोज टेस्ट कराएं ताकि आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाओ, है ना। फिर आपको गंदी सी कड़वी दवा पिलाऊंगी, एक बढ़िया सा छोटा सा कराएंगे और फिर गंदा सा कड़वा सा दवा पिलाएंगे बीच में। तरीके क्या हुआ। यस, ये देखो। जल्दी फटाफट करना तो फिर मैं कराऊंगी। जिस ऑर्डर में मैं कराऊंगी ना, मुझे जो ऑर्डर ठीक लगेगा मैं उस ऑर्डर में आप लोगों को बाद में फिर पीडीएफ दे दूंगी। जिस ऑर्डर में कराएंगे उसी ऑर्डर में पीडीएफ बना दूंगी, ठीक है। चलो जल्दी करो। मोहिनी नहीं बेटा, छोड़ो ना भी। आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट। हाँ सारांश, आजकल नहीं कर पा रही बेटा। चलो देखे। नैनीताल हैज अ डैश लेक बेटा। नैनी ताल, ताल मतलब लेक ही होता है, ठीक है ना। यानी वो ताल का ही तो शहर है, तो वहां पे ब्यूटीफुल लेक होगा। अब देखो ब्यूटीफुल भी है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है सेगेशियस। बेटा सेगेशियस का मतलब होता है समझदार, वाइज। अगर ब्यूटीफुल नहीं होता तो प्लीजिंग चलता। अब आओ एल्यूरिंग। एल्यूरिंग का मतलब होता है जो आपको ललचाए, ऐसा अट्रैक्ट करने वाला, अट्रैक्टिव। हम सीधा कोई भी लेक की बात कर रहे हैं तो ब्यूटीफुल लेक की बात करेंगे। योगेश वेरी गुड। Tourists come from far and wide to dash boating here. To dash boating here. बेटा enjoy करेगा बोटिंग। वहां पे जाओगे ना तो आप बोटिंग करोगे वहां पे, क्योंकि वहां ताल है, तो ताल में बोटिंग ही तो होगा, और क्या होगा। टू एंजॉय बोटिंग। एडोर का मतलब होता है पसंद करना। एप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ करना, ठीक है। लोग वहां जाते हैं बोटिंग को एंजॉय करने के लिए। देयर इज अ स्केटिंग प्लेस बिहाइंड इट। और ताल जहां पे है, लेक है, उसके पीछे एक स्केटिंग प्लेस है जहां पे लोग स्केट करते हैं आइस पर। पीपल, आइस हो या ऐसे ही प्लेन सा जमीन हो, वहां पे आइस कहां होगा। पीपल हु स्केट हियर से दैट द राइड सीम्स टू गो राउंड विद देम। इवनिंग्स आर ऑल्सो प्लेजेंट हियर। इवनिंग भी काफी यहाँ पे प्लेजेंट होता है। The dash of the electric lights looks as if they are dancing in the ripples of the lake. The dash of the electric lights, the dash of the इलेक्ट्रिक लाइट का क्या हो सकता है बेटा। इलेक्ट्रिक लाइट का शैडो तो नहीं होगा, क्योंकि शैडो का मतलब होता है उसकी परछाई। परछाई तो किसी इंसान का होगा। एको का मतलब आवाज का जो गुंजन होता है वो एको होता है। भाई इलेक्ट्रिक लाइट का गुंजन थोड़ी होगा, लाइट का गुंजन थोड़ी होगा, साउंड का गुंजन होता है ना। तो रिफ्लेक्शन ही हो सकता है, और क्या होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट्स। ऐसा लगता है जैसे कि वो जो लेक का रिपल्स है ना, उसके साथ ही वो भी डांस कर रहा है। रिपल्स मतलब उसकी जो लहरें पैदा होती है। ट्रूली नैनीताल is an dash city of dash beauty, is an excellent city of natural beauty, क्योंकि वहां पे लेक है तो नेचुरल ब्यूटी होगा। ऑपुलेंट का मतलब होता है अमीर, वेल्दी, ज्यादा पैसे वाला ऑपुलेंट कहलाता है। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ, जैसे बिल्ली रास्ता काट दे, ये ओमिनस साइन है एक। और क्रोनिक का मतलब होता है जो लंबे समय तक चले, और कुछ गंदी चीज जैसे बीमारी, लंबे समय तक चलने वाला, ठीक है। देखो एक सेकेंड बेटा, ठीक है। देखो यानी आपको मीनिंग भी आना चाहिए तभी हो पाएगा। समझ में आया। देखो ये आसान है। हम बड़े वाले सबसे लास्ट में करेंगे, जो छोटे होंगे पहले वो करेंगे। अब कोई छोटा सा ही देख लेते हैं और कोई आसान था।
शशांक बेटा मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो मेरा तो वो क्या तैयार रहेगा ही यार। आकांक्षा धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। पूजा गुप्ता 5 में 5, वेरी गुड बेटा। इसको समझो। मोनू आपको इतना ग्रामर पढ़ा रहे हो, वही तो एरर डिटेक्शन होता है उसी से। सगेशियस एडजेक्टिव है, यस। ओ यूएस वाले मोहित जनरली एडजेक्टिव होता है। चलो जल्दी जल्दी करो। अमर आराम से पढ़ो बेटा, अब इतना टेंशन मत लो, क्या होगा कब होगा, आपका पूरा कंप्लीट होगा फिर हम आपको छोड़ेंगे। आलोक यादव सीईटी होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो सीटेट वाली हालत हो जाएगी, इसीलिए उसके बारे में अभी डिस्कशन मत करो। जो भी चेंज होगा सब हम पढ़ाएंगे, उसका टेंशन मत लो। सपना बेटा आप अगर जुडिशरी की बात करोगे तो किस लेवल का आया था वो देखना पड़ेगा मुझे। पहला सुनो, इंडियन कल्चर ट्रीट्स गेस्ट्स एज गॉड। इंडियन कल्चर गेस्ट को भगवान के रूप में, कहते हैं ना अतिथि देवो भव, उसके रूप में ट्रीट करता है। एंड टेक्स केयर ऑफ देम एज इफ दे आर अ पार्ट एंड पार्सल। बेटा ये फ्रेज ही है, पार्ट एंड पार्सल। अब ये आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एंड के साथ जोड़कर वो सिंगुलर वर्ब लेता है, वहां पे ये लिखा हुआ है पेयर। पार्ट एंड पार्सल का मतलब ही होता है अभिन्न अंग। पार्ट एंड पार्सल अभिन्न अंग, ठीक है। पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फैमिली इटसेल्फ, यानी वो घर का ही एक अभिन्न अंग मानते हैं उनको, है ना। बाहरी व्यक्ति उसकी तरह ट्रीट ही नहीं करते हैं हम। इवन दो वी डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, अगर हमारे पास कुछ खाने को नहीं हो तो भी द गेस्ट्स आर नेवर लेफ्ट हंग्री, गेस्ट को भूखा नहीं छोड़ते हम लोग, है ना। एंड आर ऑलवेज डैश आफ्टर, लुक्ड आफ्टर होगा। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। तो लुक वहां पर थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है, लेकिन पहले आपको सही फ्रेजल वर्ब तो लगाओगे ना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, यानी अगर हमारे पास खाने को कुछ नहीं हो तब भी उन्हें भूखा नहीं छोड़ते हैं। एंड दे आर लुक्ड आफ्टर बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, घर के परिवार के सदस्यों के द्वारा उनको अच्छे से उनकी देखभाल की जाती है। एल्डर्स एंड रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स इज अ मेजर कंपोनेंट इन इंडियन कल्चर। हमारे घर में बुजुर्ग होंगे, उनके लिए सम्मान होगा, ये एक मेजर कल्चर ही हमारा संस्कार में ही है। एल्डर्स आर द डैश फोर्स फॉर एनी फैमिली, इट ड्राइविंग फोर्स होता है। देखो ये सारा फ्रेज है, ड्राइविंग फोर्स, जो करने के लिए, कुछ भी करने के लिए प्रोत्साहित करे। जैसे देखो, अगर मैं ये कहूं कि भाई आपका ड्राइविंग फोर्स क्या है, जो आप इतने ज्यादा पढ़ते हो और हमेशा अपना मोटिवेशन बना के रखते हो, ड्राइविंग फोर्स क्या है? आप हमेशा एक्टिव रहती हो, आपका ड्राइविंग फोर्स क्या है ना, जो आपको पुश करता है, ड्राइव करता है कुछ करने के लिए, उसी को ड्राइविंग फोर्स कहते हैं बेटा। तो वो हमारे ड्राइविंग फोर्स होते हैं। एंड हेंस द लव एंड रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स कम फ्रॉम डैश एंड इज नॉट आर्टिफिशियल। अब ड्राइविंग फोर्स है तो हमारे अंदर से आता है, आर्टिफिशियल नहीं होता है, कम्स फ्रॉम विद इन। यानी हमारे जो पेरेंट्स है, हमारे दादाजी हैं, हमारे जो पूर्वज है, उन्होंने हमारे
को ड्राइव किया है कि देखो बड़े जो है अतिथि जो देव होते हैं हमारे लिए, हम बिल्कुल भगवान होते हैं, है ना, तो वो ड्राइविंग फोर्स होते हैं। इसीलिए हमारे संस्कार में देखते हो अपने दादी से आपको नेचुरली प्यार होगा, अंदर से वो प्यार आता है, आप बनावटी थोड़ी प्यार करते हो उनसे। देखना कई बार ऐसा होगा जो बच्चे होंगे ना अपने दादा दादी से ज्यादा प्यार करते हैं, है ना, पेरेंट्स से कम करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपने संस्कार पेरेंट्स से लिए कि भाई बड़े हैं, यानी मेरे फादर जिसका सम्मान कर रहे हैं भाई हम तो उनका करेंगे ही, राइट। तो वो ड्राइविंग फोर्स होता है, वो होते हैं। और रेस्पेक्ट उनके लिए जो आता है वो अंदर से आता है, आर्टिफिशियल नहीं होता। एन इंडिविजुअल टेक्स ब्लेसिंग फ्रॉम हिज एल्डर्स, अपने एल्डर्स से वो ब्लेसिंग्स लेते हैं बाय टचिंग देयर फीट, उनके पैर को छूकर। एल्डर्स ड्रिल एंड डैश द इंडियन कल्चर विद इन अस। बेटा कोई चीज देखते हो अगर नीचे अंदर कुछ कीड़ा हो जाता है तो आके उसको ड्रिल करके छेद करते हैं और उसके बाद दवा डालते हैं। तो वही है हमारे जो दादा नाना ये सब है ना, ड्रिल कर देते हैं अंदर बिल्कुल छेद करके और वो हमारे अंदर डाल देते हैं वो संस्कार को। तो पास ऑन, जो उनके पास संस्कार है वो हमें पास ऑन करते हैं। मेंस का एग्जाम था। सपना आप मुझे आज क्लास खत्म करने के बाद है ना टेलीग्राम पे भेज देना 8860333003 पर, 8860333003 पर आज क्लास खत्म होने के बाद भेज देना, ठीक है। तो ये हमें पास ऑन कर देते हैं अपने जो संस्कार है। पास ऑन बेटा पुट ऑन मत कहना, पुट ऑन मतलब पहनना होता है। पुट ऑन वेट यानी कि जैसे वेट आप गेन कर लेते हो, पुट ऑन सम मेकअप, मेकअप लगाना हो गया, राइट। होल्ड ऑन मतलब रोकना, होल्ड ऑन यानी रुको, रुकना या रोकना। तो इसलिए पास ऑन होगा एक से दूसरे तक, होल्ड ऑन बिल्कुल नहीं हो सकता। बेटा हमारे पेरेंट्स छेद करके ड्रिल करके हमारे अंदर अपना जो संस्कार वो पास ऑन करते हैं, ठीक है। ग्रो ऑन कोई जरूरत ही नहीं है। देखो तो किसी भी क्लोज टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले आपको समझ विकसित करो, ठीक है। मैं आसान आसान करा रही हूं पहले। बजरंगी जब तक रीडिंग नहीं करोगे बेटा तब तक कुछ नहीं होगा क्लोज टेस्ट में, ये ध्यान रखना। इसमें तो 2-3 तो फ्रेज ही थे। नेक्स्ट करो। आनंद वो कराएंगे बेटा। उज्जवल स्टोरीज बहुत दिनों से नहीं डाल पाई हूँ, बढ़िया स्टोरी नहीं मिल रहा है यार, मजेदार स्टोरी डाल रहे थे। अब तुमको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या डालूं, इतनी स्टोरीज डाल चुके हैं। देखती हूँ फिर से कोशिश करती हूँ। इंग्लिश लिखने के लिए क्या कर रहे हैं बेटा, लिखने के लिए तो अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। अब देखो कोई ये इंसिडेंट के बारे में, अब उस इंसिडेंट को समझते हुए जो बनाओगे तभी ना होगा। देखो इन अ बिजी बस स्टैंड, एक बिजी बस स्टैंड में देयर इज अ गर्ल, एक लड़की है, यानी कि प्रेजेंट टेंस पे चल रहा है। देखो अ गर्ल सिटिंग ऑल अलोन होगा, अकेली बैठी है, ऑल अलोन। देखो ऑन अ बेंच यानी अकेली बैठी है एक बेंच में। अब उसको इमेजिन करना शुरू करो। शी स्टेयर्स एट द फ्लोर, वो जो फर्श है उसी को घूरे जा रही है। As all the busy travelers rush dash her, rush किधर, ऊपर से तो गुजरेगा नहीं, एवर्ब तो हो ही नहीं सकता। रश अराउंड हर, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, रश अराउंड ही तो हो सकता है ना। हेंस फोर्थ का मतलब है आगे से, हेंस फोर्थ मतलब जैसे कहेंगे अब से, है ना। जैसे हेंस फोर्थ आपका क्लास इतने बजे होगा, यानी अब से। तो ये अब से तो हो नहीं सकता है, तो अराउंड ही तो होगा, और तो कोई है भी नहीं जो फिट हो रहा है। Some of the people are in such a big hurry that they do not dash her, that they do not notice her. बेटा जब आप बहुत हड़बड़ी में होते हो ना तो कोई की चीज सामने अगर हो भी रहा है तो आप नोटिस नहीं करते हो, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है, क्योंकि आप हड़बड़ी में हो कहीं जाने के। यानी कुछ लोग तो इतने अधिक हड़बड़ी में हैं दैट दे डू नॉट नोटिस हर। बेटा डिटेक्ट का मतलब तो होता है कोई चीज है, जैसे मान लो कोई खराबी आ गया है, उसको डिटेक्ट करते हो, पता लगाते हो, है ना। डिटेक्टिव देखते हो किसी चीज को डिटेक्ट करता है, भाई किसने मारा, है ना, क्या हुआ था। तो यहां तो नोटिस करने की बात है। Other people look at her but continue running to where they need to go.
कुछ लोगों ने देखा भी लेकिन अपना कंटिन्यू किया रनिंग, क्योंकि जहां जाना है उधर जाने के लिए। आफ्टर सम टाइम अ मैन स्टॉप्स नेक्स्ट टू द गर्ल, कुछ देर बाद एक आदमी उसके बगल में रुका। ही इज वेरी टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क, ही जस्ट वांट्स टू गेट टू हिज होम एज क्विकली एज पॉसिबल। बेटा यही तो वर्ड कहते हैं हम लोग, है ना, एज क्विकली एज पॉसिबल, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो घर जाना चाहेगा, है ना, as quickly as possible so that he can be with his family, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ रह सके। But he cannot just leave this little girl alone, लेकिन उसे लगा यार छोटी सी लड़की अकेली है, इसको अकेले नहीं छोड़ सकते। He cannot see her dash anywhere, he cannot see her, कौन, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नहीं, फिफ्थ नंबर, ठीक है। अब बताओ एक छोटी सी बच्ची, उसका फ्रेंड्स की तो जरूरत नहीं है उसको, रिलेटिव्स, छोटी लड़की है तो रिलेटिव्स नहीं, सबसे पहले तो उसके पेरेंट्स ढूंढेंगे, कहोगे तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, यही तो पूछते हो ना, तो पेरेंट्स है जो सबसे पहले होते हैं। अगर पेरेंट्स नहीं होते हैं, अगर मैं कहती कि वो ऑर्फन है तो रिलेटिव, तो उसके फ्रेंड्स ढूंढते हैं, है ना, ठीक है, क्लियर। अच्छा ठीक है, मैं स्पोकन में अब हिस्ट्री से बना के आपको दे दूं, ठीक है, चलो देखती हूं मैं। अब सुनो, क्रेडिबल का मतलब होता है जो विश्वास करने लायक है, दैट कैन बी बिलीव्ड। इसलिए जब कहते हो ना इनक्रेडिबल इंडिया, तो बेटा इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब अतुल्य भारत नहीं है, इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब है अविश्वसनीय। ऐसा भी चीज हो सकता है यहाँ पे, पता नहीं, है ना, अविश्वसनीय। इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है बेटा पहुंचाना, क्या पहुंचाना, दर्द, चोट, है ना, चोट इत्यादि। इन्फ्लिक्ट पेन, दर्द या चोट पहुंचाना। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, फाइन। बिलीवेबल और क्रेडिबल, बेटा ये दोनों सिनोनिम हैं, जो विश्वास किया जा सकता है। यूनिक का मतलब है एकदम अलग हटकर, अपने जैसा सिर्फ एक, वन ऑफ इट्स काइंड। देखो ऑल अलोन, अकेला बैठा हुआ था। अगर अकेली बैठी हुई लड़की थी तभी तो उसके पेरेंट्स को ढूंढा कि भाई इसके पेरेंट्स कहां, अकेली बैठी हुई है, ठीक है, समझ में आया। चलो इसके बाद वाला भी आसान है, मैं पहले देख रही हूं आप लोग को कि लायक जो है, जो आसान है पहले वो कराएंगे। प्रवेश, बेटा एक बात बताओ, अभी तुरंत शुरू करोगे और सबको झटपट आपको इंग्लिश आ जाएगा? हाँ, इसे तो कह रहे हैं वोकैबुलरी, छोटे छोटे वोकैबुलरी भी नहीं करोगे तो कैसे होगा? हम्म, रवि चौधरी, प्रीवियस मेंस डिस्कशन, बेटा मेंस का बैच अलग चल रहा है, ठीक है, वो अलग है, हालांकि उसको भी ये कराना है तो साथ में ही करा दे रही हूँ आज मैं। चलो, एज लाइक एज कुछ नहीं होता बेटा, एज और लाइक दोनों एक साथ कैसे यूज करोगे? His only dash was that he had no rifle. While running away from the village below, he had forgotten the rifle in a hurry. हड़बड़ी में राइफल ही भूल गया। भाई ये तो इसके लिए बहुत ही रिग्रेट की बात होगी। रिग्रेट का मतलब होता है जब आपको पछतावा हो, यार मैंने क्या गलती कर दी। His only regret was, उसका सिर्फ एक ही रिग्रेट। कंसोलेशन तो तब होता है ना जब आपको सांत्वना दी जाती है। अगर कुछ भी मिल जाए तो कंसोलेशन होता है, सांत्वना, सांत्वना। देखते हो किसी को आता है फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज,
फिर एक होता है कंसोलेशन प्राइज, यानी तुमने अच्छा किया है, ठीक किया है, तो कंसोलेशन प्राइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया। लेकिन रिग्रेट का मतलब होता है जब आपको किसी चीज का खेद होता है कि यार मैंने क्या गलती कर दी। जॉय तो हो ही नहीं सकता, राइफल छोड़ के आए हो। While running away from the village below, he had forgotten the rifle in a hurry. An unpardonable mistake होगा। अब मिस्टेक तो कहीं है ही नहीं, अनपार्डनेबल क्राइम तो है नहीं। भाई राइफल छोड़ के निकल आए, इसका मतलब है कि आप कोई क्राइम तो नहीं किए हो। एक सैनिक हो या कोई भी हो जिसको राइफल रखना चाहिए था अपने साथ, अगर वो छोड़ के आ गया तो बेटा वो लैप्स होगा, क्योंकि लैप्स का मतलब है जो चीज छूट जाता है ना। जो लैप्स का मतलब होता है कि वो होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो आप कह सकते हो यहां पे लैप्स का मतलब मिस्टेक हो गया। यर्न का मतलब होता है लालायित होना। जैसे सोल्जर्स को देखते हो, दे यर्न टू मीट देयर फैमिली, एकदम ललचाते हैं कि काश मैं अपने फैमिली से मिल पाता। तो यहाँ पे अनपार्डनेबल यानी माफ नहीं करने लायक मिस्टेक था ये। बट इट वॉज नाउ टू लेट टू मेक अमेंड्स। अमेंड्स का मतलब होता है, अमेंडमेंट देखते हो हमारे संविधान का होता है, यानी वो सुधार, लेकिन अब इसको सुधारा नहीं जा सकता। For it dash he had the rifle. His pursuers would not have dared follow him. क्योंकि अगर उसके पास राइफल होता, if because for amends for it, अब ये नहीं किया जा सकता इसका। If he had a rifle, है ना। अब देखो यहां पर if नहीं है, क्या करूं मैं, if नहीं है तो had he had a rifle हो सकता है। याद रखना कंडीशनल सेंटेंस में अगर आप if हटाते हो ना तो जो had है वो उठ के आगे जाता है। पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में अगर हम इसको लिखते तो ऐसे लिखते हैं, इफ ही हैड प्लस हैड प्लस V3, इफ ही हैड अ राइफल, तब हिज परसुअर्स का मतलब होता है पीछा करने वाले, हिज परसुअर्स वुड नॉट हैव फॉलोड हिम, उसका पीछा करने वालों की हिम्मत नहीं होती उसको फॉलो करने का। याद रखना पास्ट कंडीशनल सेंटेंस से अगर हम इफ हटाते हैं तो ये हैड उठ के आगे जाता है, यानी हैड ही हैड अ राइफल, अगर उसके पास राइफल होता तो उसके पीछा करने वाले उसके पीछे जाने की हिम्मत नहीं करते। हिम विद सच, डेयर का मतलब होता है दुस्साहस करना, दुस्साहस करना। विद सच ब्रेजन, ब्रेजन का मतलब होता है एकदम बेशर्मी के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसका पीछा नहीं करते। ब्रेजन का मतलब होता है अनड्यू ब्रेवरी, अनड्यूली ब्रेव, है ना, मतलब जितना नहीं होना चाहिए उतना अनड्यूली, एक सेकंड यार, अनड्यूली ब्रेव, इतना बेशर्मी के साथ कॉन्फिडेंस उनमें नहीं आता है, इतना ज्यादा धृष्टता के साथ। He would have hidden behind a rock and waited for them. वो किसी रॉक के पीछे छुप के इंतजार कर सकता था। As they came within his rifle's range, he would have picked them off one by one. जैसे ही राइफल के रेंज में आता है एक एक करके पिक करके साफ कर देता। But now he could do nothing about it. अब मैं उसके ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि राइफल ही नहीं है तो क्या करेगा। He could do nothing about it. He was unarmed, उसके पास कोई हथियार नहीं था। But come what may का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, no matter what happens, चाहे कुछ भी हो जाए, he must dash off their rifles range, he must, बाहर रहना पड़ेगा। अब वो खुद राइफल राइफल के रेंज से बाहर रहेगा। कीप आउट ऑफ यानी कीप आउट ऑफ का मतलब होता है से बाहर, इस कंट्रोवर्सी से बाहर रहो। कीप आउट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। एनीथिंग, ही कुड डू एनीथिंग, भैया ही कुड डू नथिंग, ही कुड नॉट डू एनीथिंग होता, कुड नॉट लगाते यहां पे तब एनीथिंग होता ना। पहले में शॉक क्यों लगाओगे बेटा, हिज ओनली रिग्रेट वॉज, ये पूरा कहानी उसी पे है, रिग्रेट ही तो है। ठीक है कि भाई नहीं, बहुत अफसोस है कि मैं अपना राइफल लेके नहीं आया। ठीक है, और देखती हूं मैं बिल्कुल। टीवी बन जाएगा आराम से, करो।
डजंट मैटर, 4 करेक्ट है, बहुत अच्छा है, 4 करेक्ट है, बहुत अच्छा है। परसुअस मतलब पीछा करने वाले अंकित, जो उसको परस्यू कर रहे हो। जैसे अभी आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो, इसका मतलब अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो। थ्री आउट ऑफ 5। कोमल कोई बात नहीं बेटा। हो गया बेटा, पढ़ो इसको, समझने की कोशिश करो। इंग्लिश का मतलब है आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए। जब आप कुछ पढ़ते हो तो समझो, वो समझ आनी चाहिए आपको, कौन सा वर्ड वहां फिट होकर उसकी मीनिंग को और बेहतर बनाएगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, है ना। टुडे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट वेरी सिंपल मैटर। आज मैं बात करना चाहती हूँ आपसे एक बहुत ही सिंपल मैटर को लेकर, दैट इज सिंपल कन्वर्सेशन, यानी जो सिंपली हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं वो। When we learn to speak, जब हम स्पीक बोलना सीखते हैं, बचपन में देखते हो बोलना सीखते हो, पानी चाहिए तो मम बोलते हैं, क्योंकि पानी कहां से बोल पाओगे, है ना, 2 सिलेबल्स के वर्ड है नहीं। ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हो, आप पहले वर्ड सीखते हो। When you learn to speak, when you learn to speak, first come words, पहले तो वर्ड्स आते हैं, then phrases, फिर दो दो वर्ड लगाते हो, and then script, उसके बाद पूरा लाइन। जैसे अभी मेरे जैसे भतीजे का बेटा है, ठीक है, तो अब वो कहता है रोटी, ठीक है ना, पहले तो रोटी बोलता था, अब उसको समझ में आता है कि भाई रोटी के साथ चीनी खाना है, रोटी के साथ बटर खाना है, तो कहता है रोटी चीनी। तो उसको समझ में आता है कि भाई ये फ्रेज बोलना है, क्योंकि रोटी के साथ मुझे चीनी चाहिए, तो रोटी चीनी। जब थोड़ा और बड़ा होगा तो कहेगा मैं रोटी और चीनी खाऊंगा, देखो, है ना। जब वो खा चुका होगा तो कहेगा मैंने रोटी और चीनी खाई। इसका मतलब है कि पहले वो खाली वर्ड सीखता है, और वो वर्ड भी डिफिकल्ट है तो खाली कहते हो मम, यानी फर्स्ट कम द वर्ड्स एंड देन phrases and then script. You would agree that the larger the bundles of words we dash, the larger the bundles of words we पता नहीं क्या है, the less we have to worry about combining them into sensible क्या, sensible expressions होगा। तो सेंसिबल एक्सप्रेशंस तक तो ठीक लग रहा है मुझे। We dash, you would agree that the larger the bundles of words we carry around होगा, और क्या होगा, ask around तो कुछ होगा नहीं। बेल आउट का मतलब होता है बचा के निकाल लेना, है ना, कैरी अराउंड ही होगा, और क्या होगा। जितना ज्यादा बंडल ऑफ वर्ड्स आप कैरी अराउंड करोगे, the less we have to worry about combining them into a sensible expressions। ज्यादा से ज्यादा शब्द दिया मैंने, जैसे मैंने कहा कि I will eat रोटी एंड शुगर, तब कहोगे अच्छा पहले तो आपने ही टेंस सिखाया, आई पहले लगाओ, फिर विल हेल्पिंग वर्ब, फिर ईट लगाओगे, फिर क्या खाओगे वो लगाओगे, यानी जितना ज्यादा शब्द होगा उतना आसान हमें होता है बंडल ऑफ वर्ड्स जो हम कैरी अराउंड कर रहे हैं उसको लेकर एक सही सेंटेंस बनाना। अब देखो बुशरा, कैरी अराउंड मानसी, प्रॉब्लम क्या है, मुझे नहीं समझ में मैं क्या लगाऊं, तो मैंने बाकी का देखा, आस्क अराउंड कुछ होता नहीं है, लुक आफ्टर का मतलब तो देखभाल करना होता है, और बेल आउट इकोनॉमिक्स में पढ़े होगे, जैसे कंपनी जो घाटे में है सरकार क्या करती है ना, लोन उसको देती है बेल आउट कराने के लिए, यानी कि उस कर्ज से बाहर निकलने के लिए। बेल आउट होता है कुछ हेल्प करके बाहर निकालना, यहाँ तो फिट ही नहीं हो रहा, तो मैंने कैरी अराउंड कहा। कंबाइनिंग देम इनटू सेंसिबल, मीनिंग चाहिए था मुझे, मीनिंग कहीं है नहीं, है ना, एक्सप्रेशन है। एग्जीक्यूशन का 2 मतलब होता है, जैसे आपके जो कर्मचारी होते हैं वो किसी काम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूशन का मतलब एक हुआ कि काम करने की क्रिया, यानी कार्यान्वित करना, कार्यान्वित। एग्जीक्यूट का मतलब उसी का नाउन फॉर्म है, एग्जीक्यूशन का मतलब मौत देना, जैसे कहते हैं ना उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, सद्दाम हुसैन को एग्जीक्यूट कर दिया गया, है ना। ट्रेड का मतलब गुण होता है, कहते हैं पॉजिटिव ट्रेड्स उसमें बहुत है, यानी उसके अच्छे गुण उसमें है। ट्रेड मतलब हो गया किसी तरह का गुण, है ना। Also, the less we have to fret over syntax or grammar.
सिंटेक्स समझते हो ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप लगाते हो ताकि आपको प्रॉपर बनेगा। अब मैंने आपको दे दिया आई, रोटी एंड शुगर, ईट, विल। आप कहोगे भाई पहले सब्जेक्ट लगाओ आई, फिर हेल्पिंग वर्ब विल लगाओ, फिर मेन वर्ब ईट लगाओ, और फिर क्या खाते हो ऑब्जेक्ट लगाओ। इसका मतलब है जितने ज्यादा वर्ड्स होंगे उतना ज्यादा हमें सिंटेक्स या ग्रामर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो आराम से बन जाता है। डू यू थिंक यू चूज द वर्ड्स? डू यू प्री रिहर्स एवरी टाइम यू गो आउट? क्या आप शब्दों को चुनते हो? या कहीं भी बाहर जाते हो तो क्या पहले से रिहर्सल करते हो बाहर जाने के लिए? डैश व्हाट हैपेंस व्हेन यू वॉक इनटू अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट? माय डियर, हाउ डू यू रिएक्ट इन दोस रियल लाइफ सिचुएशन? कहा है कि मान लो, कंसिडर, मान लो आप एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में गए, कैसे रिएक्ट करोगे? क्या हर बार आप रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे, आप ये सोचो ना। इसीलिए जैसे मैं स्पोकन कराती हूँ, उसमें क्या है कि स्कूल गए तो क्या क्या बात करेंगे अपने भाई या अपने बच्चे के लिए, रेस्टोरेंट गए तो क्या क्या बात करेंगे, थिएटर में जाओगे तो कौन कौन से सेंटेंसेस को यूज करोगे। तो वही कंसिडर, मान लो तुम फास्ट फूड रेस्टोरेंट में गए, अब तुम उस रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे। तो क्या कई बार होता है कि आप उसको प्री रिहर्स कर सकते हो। कंसिडर का मतलब होता है मान लो, सप्लीकेट का मतलब होता है सप्लीमेंट लगाना, कोई चीज उसके जगह पे लगाना, फॉर्मली का मतलब होता है औपचारिक रूप से डिस्प्ले मतलब दर्शाना, ठीक है। हम्म। कोमल, वेरी गुड। तुषार, बैंक का बैच अलग चलता है बेटा, और उसमें आपको टीचर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं, उसके टेस्ट पेपर सॉल्व कराते हैं। मैं आपको पूरा कंप्लीट कराती हूँ। 4 सही है तो भी बहुत अच्छा है। गौरव, 37 खत्म होने वाला है, मैं तो बीच में रोक के ये सब करवाने लगी हूँ कि बेटा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ो। I know these authors to dash outstanding individuals and remarkable teachers and consultants. I know these authors to के बाद बेटा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, to be आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स एंड रिमार्केबल टीचर्स एंड कंसल्टेंट्स। बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है, यानी कि एकदम एक्सेप्शनल टीचर्स है और इंडिविजुअल्स लोग है ना, और कंसल्टेंट्स है। एंड हैव इवन डैश देम वर्कड देयर मैजिक। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो सीन होगा। देयर मैजिक
इन ट्रेनिंग सेमिनार्स, और मैंने देखा है उनका जो मैजिक वो क्रिएट करते हैं जब वो सेमिनार्स करते हैं तो। बट आई डेंट नो इफ दे डैश टेक दिस कॉम्प्लेक्स टॉपिक एंड फिट इनटू अ बुक। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं समझ नहीं पाता हूं कि क्या इफ दे डैश टेक, इफ दे कैन टेक, कैन बताओगे कि क्या वो ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को अपने बुक्स में रख सकते भी हैं? बेटा जब आप पॉसिबिलिटी की बात करते हो तो कैन नहीं तो कम पॉसिबिलिटी की बात करते हो तो कुड भी लगाते हो, इसलिए दे कुड टेक है ना। अब देखो यहाँ कैन तो है नहीं तो कुड ही तो फिट होगा। इफ दे कुड टेक, हार्ड तो हो ही नहीं सकता, हाँ हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उनके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ना, और आर भी नहीं होगा क्योंकि V1 ING आता है उसके बाद। दे कुड टेक दिस कॉम्प्लेक्स टॉपिक एंड फिट इनटू अ बुक। हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म होता है, तो इसीलिए मॉडल ही लिया मैंने तो कि ताकि उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म ले सके। दे डिड, और उन लोगों ने ऐसा कर लिया, दे कुड यानी दे डिड। आई डैश यू टू रियली डिग इनटू दिस मटेरियल। मैं तुम्हें चाहती हूं, तुम्हें एनकरेज करूंगी, तुम्हें अर्ज करूंगी, तुम इन मटेरियल्स को पढ़ो, ध्यान से उसको डिग करो, उनको खोदो। आई एनकरेज यू टू डिग इनटू दिस मटेरियल, टू पॉज यानी कि रुको, सोचो, एंड थिंक डीपली अबाउट ईच पार्ट, और हर पार्ट पे रुको सोचो, and how the parts are dash and how the parts are sequenced। एक के बाद एक सीक्वेंस में कैसे उन पार्ट्स को रखा गया है। आप जब उनको पढ़ोगे, सोचोगे, रुकोगे और फिर सोचोगे, आपको आश्चर्य होगा कि कितना अच्छे से एक के बाद एक पार्ट को सीक्वेंस में रखा गया है। क्योंकि जंबल कर देगा बेटा तो आपको तो ऐसे समझ में नहीं आएगा मीनिंग क्या है ना। रिकॉल का मतलब होता है फिर से याद करना, फिर से बुलाना, तो यहां पर रिकॉल करने का तो मतलब ही नहीं है। टिंकर का मतलब होता है कुछ टक टक करना, है ना, तो यहां तो वो भी नहीं फिट हो रहा है। जो फिट होगा उसी को लगाएंगे ना, ठीक है। थोड़ा सा आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, छोटी छोटी बातों का नॉलेज भी होना चाहिए। ये ये करो। हो गया, वेरी गुड योगेश। A pathogen is a dash, virus, parasite or fungus that can cause disease within the body। पैथोजन क्या है? Is a, अब देखो वायरस, पैरासाइट, फंगस तो बोल ही दिया है ना, तो इज अ बैक्टीरियम लगा दो और क्या होगा, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी चीज जो डिजीज कॉज कर सकता है, मैंने आपको एक जगह लिखवाया भी होगा। पैथो का मतलब डिजीज होता है, पैथोजन इज डिजीज कॉजिंग एलिमेंट। Each pathogen is made up of several subparts, usually unique to that specific pathogen, and the dash it causes। अब देखो पैथोजन क्या करता है, अब खुद सोचोगे बैक्टीरिया, वायरस क्या करेगा भाई, इसमें से डिजीज ही तो कॉज करेगा, डिजीज। आफ्टर माथ होता है बेटा, याद रखना, जैसे युद्ध हो, किसी वॉर हो या मान लो बाढ़ इत्यादि के बाद का समय, जैसे कहते हैं ना बाढ़ में इतने लोग मारे गए, भाई आफ्टर माथ में ज्यादा लोग मारे जाते हैं, है ना। ओके, कोई तरह का कोई एटम बॉम्ब गिरा दिया गया वहां पे, बेटा जितने लोग मारे जाते हैं उसके बाद और लोग मारे जाते हैं, तो इसका मतलब आफ्टर माथ का, आफ्टर माथ मतलब वही होता है आफ्टर बाद का समय,
ठीक है, इट कॉजेज द सब पार्ट ऑफ ए पैथोजन दैट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एन, आप देखो यहां पे अगर साइंस पढ़े तभी आपको पता चलेगा एंटीजन। पैथोजन याद रखना, पैथो इज डिजीज, पैथोजन यानी डिजीज कॉजिंग एलिमेंट, और उसके उल्टा उससे लड़ने की जो शक्ति देता है उसको कहते हैं एंटीजन। ठीक है, क्लियर? देखो, एंटीजन इज द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज is called an antigen. The antibodies produced in response to the pathogen's antigen, देखो अब एंटीजन यहां पर लिख ही दिया तो वही एंटीजन होगा, are an important part of the dash system। कौन सा सिस्टम? अब खुद सोचो कि जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है ना तो आपके इम्यून को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो यहां पर इम्यून सिस्टम ही तो होगा, क्योंकि एंटीबॉडीज आपके बॉडी में इम्यूनिटी लाता है, तो इम्यून सिस्टम की तो बात कर रहा होगा ना। You can consider antibodies as the dash in your body's defense system, as the soldiers। आपका डिफेंस कौन करता है? आपके देश का सोल्जर्स। तो आपके बॉडीज में वैसे सोल्जर्स का काम कौन करता है? वो करता है हमारा एंटीबॉडीज। ठीक है, कल्प्रिट तो होते हैं बेटा दोषी। वल्नरेबिलिटी का मतलब, वल्नरेबल वो लोग होते हैं जिनको नुकसान पहुंचाना आसान है, तो वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है द कैपेबिलिटी, नहीं कैपेबिलिटी मत लगाओ, the possibility to get harmed। जैसे सोसाइटी में वल्नरेबल कौन होते हैं? चिल्ड्रन, विमेन, एट रिस्क जो होते हैं, है ना। देखो लूप होल्स तो कमी होते हैं, कमी। बेटा प्रेसी का होगा तो केडी लाइव में होगा, केडी लाइव चैनल में देखोगे। लूसी का जो है ना स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, देखो ये करो मेरा केडी लाइव यूट्यूब चैनल की बात कर रही हूं मैं, जिसमें आप प्रेसी पूछ रहे हो, उसमें कभी एक बार करवाया था मैंने। रविश आपकी लेवल बहुत भी कमजोर है बेटा, तुम्हारा सेंटेंस हम देख के समझ जाते हैं, अभी तुम पढ़ो, अभी कहाँ इतनी जल्दी सही हो जाएगा तुम्हारा इंग्लिश। बाकी लोग जिसका सही हो रहा है ना 5 में 5, वो लोग पढ़ रहे हैं, आज से नहीं जमाने से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको पहले पढ़ना तो पड़ेगा ना। बाकी देखो 4 भी जिसका हो रहा है वो भी ठीक है, जिसका 3 हो रहा है वो भी आप लेवल पे आ रहा है धीरे धीरे। जल्दी करो। हम्म, और एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ, फर्स्ट एड एक्सपर्ट्स स्ट्रेस दैट, ओके, इसका मतलब एक्सपर्ट्स स्ट्रेस यानी हुआ नहीं, जब भी होता है, जैसे मैंने आगे देखा ना स्ट्रेस मतलब जोर देते हैं,
तो जोर देते हैं यानी एक्सीडेंट हुआ नहीं, होते हैं तो यानी कि फिर से सोचो, जब भी कोई अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट होता है, जो फर्स्ट एड एक्सपर्ट्स होते हैं वो स्ट्रेस करते इस बात पे जोर देते हैं दैट डैश व्हाट टू डू फॉर एन डैश विक्टिम, स्ट्रेस दैट नोइंग व्हाट टू डू, अगर आप जानते हो कि क्या किया जाए फॉर एन इंजर्ड विक्टिम, एक्सीडेंटल विक्टिम तो नहीं होगा बेटा, एक्सीडेंटल मतलब होता है ना जो प्लान्ड नहीं होता है, जैसे नहीं एक पिक्चर बना था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, यानी बाय चांस हो गया। यहाँ पे एक्सीडेंट का विक्टिम नहीं होता है, यहाँ पे इंजर्ड विक्टिम होता है, जो घायल, इन विक्टिम का मतलब बेटा पीड़ित होता है, विक्टिम का मतलब पीड़ित और इंजर्ड का मतलब घायल। अगर आप जानते हो कि आप क्या करना चाहिए आपको एक घायल विक्टिम के द्वारा, ट्रेन्ड पर्सन गेट्स टू द एक्सीडेंट सीन, जब तक कि कोई डॉक्टर ना आ जाए, जब तक कि कोई एक ट्रेन्ड पर्सन ना आ जाए एक्सीडेंट सीन में, कैन डैश अ लाइफ, कैन सेव अ लाइफ, ये जान बचा सकता है। मैंने कई बार देखा है कोई एक्सीडेंट हुआ, अचानक वो लड़का दूर जाके गिरा, लोग जा रहे हैं उसको झाड़ उड़ के, उठ जा भाई कोई बात नहीं, अरे भाई उसका अगर रिब्स में डैमेज हुआ होगा, उसका अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ होगा, तुम उसको खड़ा कर दे रहे हो, तो मर जाएगा ऐसे ही। यानी ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई एक्सीडेंट का विक्टिम है उसके साथ क्या किया जाए, जब तक कोई डॉक्टर कोई एक्सपर्ट ना आ जाए, इससे इंसान का जान बच सकता है। यस, स्पेशली इन केस ऑफ स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग, सांस रुक जाए तो, सीवियर ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा खून बह जाए तो, एंड शॉक, अचानक वो सदमे में चला जाए तो, ऐसे कंडीशन अगर आप जानते हैं कि कैसे क्या किया जाए, तब आप उसका जान बचा सकते हैं। पीपल विथ स्पेशल प्रॉब्लम सच एज डायबिटीज, एपिलेप्सी और एलर्जी आर डैश टू वेयर सम सॉर्ट ऑफ एम्ब्लेम आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। अब देखो किसी को डायबिटीज है, कोई है मान लो मिर्गी का मरीज है, वो अगर अचानक वहां पे बेहोश हो गया या उसे दौरा पड़ गया, अगर वो कोई साइन पहना रहे ना कि मैं मिर्गी का मरीज हूं, तो लोग देख लेगा अच्छा इसीलिए इसको ऐसा हो रहा है, तो लोगों को पता रहेगा कि भाई मिर्गी के मरीज को ये साथ के साथ ये करते हैं। ठीक है, आया समझ में? इसका मतलब है कि अगर वो कोई ऐसा साइन पहने, और एलर्जी, एलर्जी आर डैश टू वेयर, आर डैश टू वेयर, अर्ज टू वेयर होगा। People with special problems such as diabetes, allergy or epilepsy are dash to wear, are allowed to wear तो नहीं होगा, है ना? क्या करना चाहिए? Are invited, अब उसको आप इनवाइट करोगे क्या? Benefited to wear तो नहीं होगा, अर्ज होना चाहिए, है ना? उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, भाई तुम पहन लो, क्या फर्क पड़ता है, अकेले जाते हो बाहर। जैसे हमारे पटना में टीचर थे, उनको एक ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। अब वो एक सेंटर से, हमारा एक सेंटर वहां था अशोक राजपथ, दूसरा सेंटर था बोरिंग रोड। आप अशोक राजपथ से तो चल लिए, बोरिंग रोड पहुंचे ही नहीं। तो लोगों ने कहा कि देखो कितना कैसे टीचर है, बिल्कुल लापरवाह है। तो एक तो पहले तो चिढ़ गए स्टाफ वहां पे कि अभी तक पहुंचे नहीं, कहीं चले गए होंगे घूमने उमने। जब वो शाम तक भी रूम नहीं पहुंचे, तब लोगों ने खोजा कि कहाँ चले गए, क्या हो गया। तो ऐसे कंडीशन में पता चला किसी हॉस्पिटल में एडमिट थे, क्योंकि कहीं पर वो गिरे पड़े हुए थे और बेहोश थे। अब वो वापस अपने घर में वहीं पर बहुत छोटी सी नौकरी करके चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है भाई हम बड़े शहर में रहेंगे, कहाँ गिरे पड़े रहे, कोई नहीं है यहाँ, तो कम से कम ये अपना शहर है ना, छोटा शहर है अपना है, कहीं भी कुछ होगा तो मेरे घर वालों तक खबर तो पहुंच जाएगी। तो देखो कई बार ऐसा होता है, पैसा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, जान बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो जान का अगर इंपॉर्टेंस है तो क्या है, कुछ पहन लो ताकि लोगों को पता चले कि ये डायबिटीज का मरीज है, ये एपिलेप्सी का मरीज है। इसलिए उनको अर्ज किया जाना चाहिए, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। As a safeguard against administration of medication that might be injurious or even fatal. घातक। मान लो कुछ लोग होते हैं, देखते बेहोश हो गया है कोई, क्या करते हैं, उसको उठाओ उठाओ, शरबत पिलाओ इसको। भाई अगर हाथ में लिखा रहेगा डायबिटीज है इसको, तो शरबत उसके लिए जानलेवा हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो शुगर बढ़ने के कारण ही बेहोश हुआ होगा। तो इसीलिए लोग सावधान हो जाएंगे। ऐसे खैर इंडिया में इतने पढ़े लिखे लोग तो होते नहीं है, आम जनता में इतना अवेयरनेस नहीं होता है ना, लेकिन फिर भी अवेयर हो जाएंगे कि भाई अगर कोई भी वहां पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा कि भाई ये डायबिटीज का मरीज है, इसको शरबत मत पिलाओ, है ना, नहीं तो होश आने के बदले में और बेहोश हो जाएगा। फेटल मतलब होता है बेटा जानलेवा, फेटल मतलब जानलेवा, फेटल मतलब जानलेवा। ठीक है, ये करो। बेनिफिटेड नहीं होगा बेटा, बेनिफिटेड टू वेयर नहीं होगा, बेनिफिटेड फ्रॉम वेयरिंग हो सकता था, पहनने पर बेनिफिटेड होंगे। बेनिफिटेड टू वेयर का मतलब हुआ
पहनने के लिए बेनिफिटेड नहीं, पहनने से बेनिफिटेड होना चाहिए ना। ये अविनाश अपना फोन नंबर दो। डेनियल इज वरीड लेटली। हाल फिलहाल डेनियल बहुत ज्यादा परेशान है, वरीड है। यूजुअली लाइफ इज गुड फॉर हिम, अक्सर जिंदगी उसके लिए अच्छा ही रहता है। ही डैश अ नाइस लिटिल शॉप, ही ओन्स, उसके अपना एक अच्छा सा दुकान है, छोटा सा, where he sells souvenirs to tourists and lives in a nice cottage with his wife and their 3 teenage kids। जहां पे यादगार की जो चीजें होती है ना, सोवेनिर्स, वो बेचता है। वो किसको? टूरिस्ट को। अब टूरिस्ट जब वहां आएंगे तो वहां से रिलेटेड कुछ याद की चीज लेकर जाना चाहते हैं, तो अपना छोटा सा कॉटेज है उसका, जहां पे वो अपने 3 बच्चों के साथ रहता है। दे हैव अ डॉग एंड अ कैट एंड अ बैकयार्ड डैश बारबेक्यू एंड अ बैकयार्ड फॉर बारबेक्यू होगा। बैकयार्ड भी उसके घर में पीछे, जहां पे वो अपना जो रोस्ट करने की चीजें होती है ना, ग्रिल करने के लिए, वो लगाता है। ठीक है। दे होस्ट ऑल द फैमिली डैश, ऑल द फैमिली गैदरिंग्स होते हैं, फैमिली के साथ मिलके गैदरिंग्स करते हो ना, गेट टुगेदर, वही तो गैदरिंग्स है। एंड हिज वाइफ्स टर्की इज द बेस्ट इन द कंट्री, और जो उसकी वाइफ टर्की बनाती है, यानी टर्की इज ऑल्सो लाइक, एक पंछी होता है हैन की तरह ही, थोड़ा बड़ा होता है, तो टर्की लोग क्रिसमस में बनाते हैं। ठीक है, तो वो बेस्ट है इन द कंट्री, यानी कि उस पूरे गांव में सबसे अच्छा वो कुक करती है। व्हाट कैन बी बेटर देन दैट? लेकिन इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है? लाइफ अच्छी वाइफ है, अच्छा खाना बनाती है, 3 बच्चे हैं, एक कुत्ता एक बिल्ली भी है, एक पीछे जगह भी उसके पास जहां पे वो अपना बारबेक्यू लगाता है। लेकिन लेटली नॉट ऑल इज वेल, लेकिन हाल फिलहाल, लेटली मतलब हाल फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। देयर आर डैश क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, यानी जब कहते हैं ना जिंदगी में घना काले बादल, घने काले बादल छा गए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि यानी कि बुरे दिन है अभी, है ना। डार्क क्लाउड्स, याद रखना, डार्क क्लाउड्स का मतलब ही होता है जो आपको थोड़ा तूफान लाने वाला जो क्लाउड्स होते हैं ना, वो डार्क होते हैं। एंड ऑल दे टॉक अबाउट इज टेरर एंड वॉर, और आजकल खाली बातें क्या हो रही है? टेरर की यानी भय की, वॉर की यानी वॉर चलने वाला होगा वहां पे। दे फील समथिंग में हैपन, उनको ऐसा लगता है जैसे कुछ होगा। द डैश लाइफ एज ही नोज मे बी लॉस्ट फॉर एवर, एंड द कंफर्टेबल लाइफ, इजी नहीं है, मैं इजी बोलने जा रही थी, लेकिन ये तो ईज है ना। ईज मतलब होता है आराम करना, मुझे एडजेक्टिव चाहिए। कंफर्टेबल लाइफ, जो कंफर्टेबल लाइफ है जो वो देखे हैं आज तक, वो शायद खत्म हो जाए। फ्लश तो होता है जिसे बहा के निकाल देना, है ना। इजी लाइफ होना चाहिए था। ईज का मतलब होता है द ईज ऑफ डूइंग समथिंग, यानी जो आराम से रिलेटेड है। ओपेक का मतलब होता है बेटा जिसके आर पार आप देख ना सको, है ना। ओपेक that we cannot look through। ease noun है, the ease of doing anything, easy का noun form। yes Mansi, very good, the ease of doing business, very good। अभी ना, अब वो जो आप बोल रहे हो ना बेटा, वो तो मुझे नहीं पता कैसे करेंगे। आप कह रहे हो 10 वीडियो डाउनलोड हो जाए, वो तो मुझे पूछना पड़ेगा उनसे। नेक्स्ट, अभी जितना करवाए हैं उसको अलग से निकाल के मैंने नंबरिंग कर दिया है। बेटा बारबेक्यू होते हैं ना जिसमें कोई चीज को ग्रिल करते हैं, देखते नहीं हो, रोस्टेड करते हैं चिकन वगैरह या पनीर वगैरह। राजकुमार मीना, इट विल टेक टाइम। पहले आप स्टोरीज कितने पढ़े हो स्पोकन के ग्रुप में, ये पहले मुझे बताओ। स्पोकन में मैंने बहुत सारे स्टोरीज डाले हैं, आपने उसमें से कितने पढ़े हो? ये अभी थोड़ी देर में जितना किया है ना मैंने, वो सब आपको मिल जाएगा अभी।
हम्म 8860333003 बेटा। चलो, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। भाई ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, भाई ग्लोबलाइजेशन अभी बेटा अभी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। Traders traveled vast distances in ancient times to buy commodities that were dash and expensive. बेटा एक तो महंगा होने चाहिए और दूसरा रेयर भी तो होना चाहिए। कॉमन अगर है, प्लेंटीफुल है, तो वो एक्सपेंसिव नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए। अब जैसे अरब के घोड़े, अरब से घोड़े आते थे कहाँ, इंडिया में। ये ग्लोबलाइजेशन ही तो था। और इंडिया में वैसे लंबे और सुंदर घोड़े नहीं मिलते थे, तो ये रेयर होते थे, इसे महंगे होते थे। तो यानी कि पहले जमाने से चलता आ रहा है ना, रेयर एंड एक्सपेंसिव फॉर सेल इन देयर होमलैंड्स। अब यहाँ से स्पाइसेस खरीद खरीद के, मसाले खरीद के लोग लेके जाते थे, वहां पे उनके देशों में ये रेयर होते थे, इसलिए वहां एक्सपेंसिव होते थे। The industrial revolution brought dash in transportation and communication, brought dash इंडस्ट्री जब रिवॉल्यूशन आया ना इंडस्ट्री का, तो ये इसने क्या किया, ये एडवांसेस लाया है कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में। एडवांस होना मतलब और बेहतर हुआ है ना। इन द 19th सेंचुरी दैट ईज ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर्स। पहले लोग 6-6 महीने तो एक देश से दूसरे देश में जाने में लग जाता था, है ना। अब क्या है, फ्लाइट से उड़े चल दिए। तो ये जो इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन आया ना, इससे लोग क्या हुए, एडवांसेस बहुत अच्छा, यानी कि एडवांसमेंट हुआ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में, जिससे ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर्स ये आसान हो गया। देखो ईज यहाँ पे वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। द थिंक टैंक पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स स्टेटेड ग्लोबलाइजेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन and nations moved towards dash, stated वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या हुआ, as they launched import taxes। ओके इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन तो रोकेगा इंपोर्ट टैक्स। यार बाहर से लेके मैं कोई सामान अंदर आ रही हूँ और इंपोर्ट टैक्स दुनिया भर का लगा दो मेरे ऊपर, तो उसके बाद वो तो महंगा हो जाएगा सामान, तो लोग फिर क्यों लेंगे, इससे तो रुकेगा। देखते हैं, स्टेटेड ग्लोबलाइजेशन डैश आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, सोर तो नहीं करेगा, स्टॉल जरूर होगा। स्टॉल मतलब रुकना, है ना, स्टॉल यानी रुकना, वो चीज स्टॉल होता है तो रुक जाता है। वर्ल्ड वॉर वन के बाद रुक गया, क्यों, एंड मूव्ड टुवर्ड्स डैश एंड मूव्ड टुवर्ड्स। बेटा ग्लोबलाइजेशन जब होता है ना, तो लिबरलिज्म होता है, लिबरल हो जाते हैं, हाँ ठीक है लाओ माल। लेकिन इंपोर्ट टैक्स लगा दिया तब ये प्रोटेक्शनिज्म होगा। अब मान लो बाहर से बहुत सस्ते में आलू आ जाए और यहाँ के किसान भूखे मरने लगे आलू पैदा करने वाले, तो सरकार क्या करेगी, इंपोर्ट टैक्स बढ़ा देगी। अब इंपोर्ट टैक्स बढ़ गया तो बाहर से भी आलू लाओगे तो महंगा ही मिलेगा, तो यहाँ के जो किसान हैं वो 2 रुपए सस्ता में बेच देंगे, बस ठीक है। यही कहते हैं बेटा ग्लोबलाइजेशन का उल्टा प्रोटेक्शनिज्म, कि लोगों को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है। जो लॉन्च किए इंपोर्ट टैक्सेस टू मोर क्लोजली गार्ड देयर इंडस्ट्रीज इन द आफ्टरमाथ ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट के बाद, वर्ल्ड वॉर वन के बाद, कि भाई अपना इंडस्ट्री से पहले उसको तो बचा ले, है ना। देखो थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, है ना। अगर आप कहोगे नहीं मैम मुझे तो नहीं आता, बेटा पढ़े लिखे हो तो हर चीज की समझ भी होनी चाहिए। देखो आज मैंने साइंस से भी कराया, अब इकोनॉमिक्स से हो गया, कोई एक आध स्टोरी का बीच में आ गया, तो समझ भी होनी चाहिए थोड़ी सी। तो ये हमने आज जो कराए हैं वो छोटे छोटे वाले कराए, अब जो बड़े बड़े वाले हैं वो भी मेंस का बैच में कराएंगे बस, है ना। चलो थैंक यू सो मच।